नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी, लेखपाल या पुलिस भर्ती की तैयारी से जुड़े कुछ बहुत ही मजेदार नोट्स हैं। बिल्कुल। और आज हम इन नोट्स के जरिए यूपी की उस बौद्धिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे जिसने आधुनिक भारत की सोच को एक नई दिशा दी। हाँ, मतलब हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। नहीं, है ना? पहले विश्वविद्यालय, जी, जहाँ नए विचार पैदा हुए। फिर हम उन महान साहित्यकारों को जानेंगे जिन्होंने इन विचारों को मतलब कहानियों और कविताओं में ढाला। और आखिर में पत्रकारिता पर नजर डालेंगे एकदम। जिसने इन कहानियों को आम आदमी तक पहुंचाया। ये एक विचार के जन्म से लेकर जन जन तक पहुंचने की पूरी कहानी है। तो हमारा मकसद सिर्फ तथ्य और तारीखें रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझकर उन्हें हमेशा के लिए याद करना है। हाँ, तो चलिए इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं। कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं जहां से ज्ञान का सफर शुरू होता है, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय। चलिए इसे समझते हैं। जब हम यूपी की शिक्षा की बात करते हैं तो कुछ नाम सबसे पहले जहन में आते हैं। खासकर सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है या कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? हाँ, ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में दिख जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन उनमें से 3 इलाहाबाद, बनारस और अलीगढ़ वो एक त्रिकोण की तरह हैं जिन्होंने 19वीं और 20वीं सदी में भारत की बौद्धिक दिशा तय की। अच्छा, ये सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं थे, ये आंदोलनों के गढ़ थे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने वाले से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना हुई 1887 में। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है कि ये 1857 की क्रांति के ठीक 30 साल बाद बना। बिल्कुल। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये सिर्फ एक खिताब था या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी थी? नहीं, बहुत अच्छी वजह थी। पूरब का ऑक्सफोर्ड सिर्फ इसलिए नहीं कहते थे कि इसकी इमारतें सुंदर थीं। इसका असली कारण था इसका एकेडमिक माहौल। अच्छा। हाँ, यहाँ पश्चिमी विज्ञान, साहित्य और दर्शन तो पढ़ाया ही जाता था, साथ ही भारतीय शास्त्रों और भाषाओं पर भी उतना ही जोर था। मतलब एक संगम जैसा था। बिल्कुल। ये एक ऐसी जगह थी जहां एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी जो अंग्रेजी हुकूमत की भाषा में बात कर सकती थी, लेकिन सोचती अपनी जड़ों से जुड़कर थी। वो उस दौर का सबसे बड़ा बौद्धिक संगम था। वाह, मतलब ये सिर्फ डिग्री देने की मशीन नहीं थी। अच्छा, इसके लगभग 30 साल बाद 1916 में एक और बड़ी यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। जी, BHU। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। साल याद रखने की ट्रिक तो बहुत मजेदार है। क्या है? 16 सोमवार का व्रत रखकर BHU बनाया। ये ट्रिक अच्छी है, लेकिन विडंबना देखिए, BHU की स्थापना सिर्फ प्रार्थना से नहीं हुई थी। तो फिर इसके पीछे उस समय का शायद सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग अभियान था। मालवीय जी ने पूरे देश का दौरा किया, राजा महाराजाओं से लेकर आम व्यापारियों तक से चंदा इकट्ठा किया। अच्छा, ये भी विश्व स्तरीय संस्थान बना सकते हैं और चला सकते हैं। मतलब ये ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के समानांतर एक भारतीय मॉडल खड़ा करने की कोशिश थी। बिल्कुल। और इसी दौर में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU की स्थापना हुई। इसे याद रखने के लिए हम इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ सकते हैं जो 1920 में हुआ था। हाँ, और ये जुड़ाव बहुत गहरा है। जहां BHU भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का केंद्र बन रहा था, वहीं AMU सर सैयद अहमद खान के विचारों को आगे बढ़ा रहा था, जो मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहते थे। एकदम। तो आप देख सकती हैं कि ये तीनों विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, BHU और AMU, अपने समय की 3 अलग-अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इन 3 बड़े नामों के अलावा बाकी 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय 2014 का, और अमेठी में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। और इन नए विश्वविद्यालयों को देखिए, ये दिखाते हैं कि यूपी में शिक्षा का दायरा कैसे बदला है। बाबा साहब के नाम पर बना विश्वविद्यालय सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा का प्रतीक है। सही बात है। तो वहीं झांसी का कृषि विश्वविद्यालय बुंदेलखंड जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। और अमेठी का विमानन विश्वविद्यालय, ये तो भविष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है।
जो दिखाता है कि अब शिक्षा पारंपरिक कला और विज्ञान से आगे बढ़कर कितने विशिष्ट क्षेत्रों में जा रही है। और हम आईआईटी कानपुर और आईआईएम लखनऊ को कैसे भूल सकते हैं। आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। ये सिर्फ एक और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। आईआईटी कानपुर की स्थापना एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा थी। इसे कानपुर इंडो अमेरिकन प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। अच्छा। हाँ, जिसमें अमेरिका के 9 बड़े विश्वविद्यालयों ने मिलकर इसके शुरुआती पाठ्यक्रम और प्रयोगशालाएं स्थापित करने में मदद की। आजादी के तुरंत बाद ये वैश्विक अकादमिक सहयोग का एक अनूठा प्रयोग था। मतलब इसने भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का स्तर ही बदल दिया। बिल्कुल। तो इन विश्वविद्यालयों ने विचारों को जन्म दिया, एक बौद्धिक जमीन तैयार की। लेकिन इन विचारों को कहानी और कविता की शक्ल किसने दी? अब साहित्य की बात करते हैं। हाँ, यहां से हम अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, उत्तर प्रदेश का साहित्य। यूपी को हिंदी साहित्य की जन्मभूमि कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे हीरे पैदा किए हैं जिनकी चमक आज भी कायम है, और परीक्षाओं में अक्सर इन साहित्यकारों के जन्म स्थान पर सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका परिवेश उनकी रचनाओं में झलकता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उस संत से जिसकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, कबीरदास। कबीर। जन्म वाराणसी के लहरतारा में। ट्रिक सीधी है, कबीर काशी में जन्मे, मगहर में मरे। लेकिन उनकी भाषा सदुक्कड़ी को लेकर अक्सर सवाल आता है, ये क्या थी? सदुक्कड़ी का मतलब है साधुओं की भाषा। ये कोई एक मतलब व्याकरण में बंधी हुई साहित्यिक भाषा नहीं थी। ये अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, इन सबका एक मिश्रण थी। अच्छा, तो खिचड़ी भाषा जैसी थी। हाँ, कह सकते हैं। कबीर कोई पंडित या विद्वान नहीं थे, वो जुलाहे थे, आम आदमी थे। वो उसी भाषा में बात करते थे जिसे सड़क पर चलता हुआ आम इंसान समझ सके। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने धर्म और दर्शन को संस्कृत के श्लोकों से निकालकर आम आदमी की जुबान पर ला दिया। क्या बात है। अब भक्ति के सागर में डुबकी लगाते हैं और बात करते हैं सूरदास जी की। उनका जन्म मथुरा के पास सीही गांव में हुआ। कृष्ण भक्त थे तो मथुरा के आसपास ही होंगे, ये तो स्वाभाविक लगता है। हाँ, बिल्कुल। उनका पूरा जीवन और साहित्य कृष्ण के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी रचनाएं पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ कृष्ण की कहानी नहीं लिख रहे, बल्कि उसे जी रहे हैं। और राम भक्ति की धारा में हमें मिलते हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य रचा। जन्म राजापुर चित्रकूट में। इनसे जुड़ी एक पंक्ति है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। बस इसी से उनका चित्रकूट का संबंध याद हो जाता है। और रामचरितमानस का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, इसने अवधी भाषा को वो सम्मान दिलाया जो उससे पहले शायद ही किसी लोक भाषा को मिला हो। सही बात है। तुलसीदास ने राम की कहानी को घर घर तक पहुंचा दिया, और ऐसा करते हुए उन्होंने अवधी को अमर कर दिया। अब उस कहानीकार की बात करते हैं जिनकी कलम ने उत्तर भारत के गांवों की आत्मा को कागज पर उतार दिया। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में। गोदान, गबन, ईदगाह, कौन भूल सकता है। पर परीक्षा में जो सवाल अक्सर फंसाता है वो है उनका असली नाम। धनपत राय। हाँ, उनका असली नाम धनपत राय था। और ये नाम बदलना सिर्फ एक साहित्यिक शौक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह। अच्छा, क्या वजह थी? सोचिए, धनपत राय श्रीवास्तव एक सरकारी स्कूल के इंस्पेक्टर थे जो ब्रिटिश हुकूमत के मुलाजिम थे। लेकिन प्रेमचंद वो क्रांतिकारी कहानीकार थे जो उसी हुकूमत के बनाए समाज की खामियों, गरीबी और शोषण पर बेखौफ होकर लिख रहे थे। ओह, तो ये कलम का नाम एक तरह की ढाल थी। बिल्कुल, एक आजादी थी जो उन्हें धनपत राय के तौर पर कभी नहीं मिल सकती थी। ये तो बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। और वाराणसी की धरती साहित्यिक रूप से बहुत उपजाऊ रही है। यहीं से छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद भी थे, जिनकी कामायनी एक कालजयी रचना है। हाँ, और थोड़ी दूर फर्रुखाबाद में जन्म हुआ आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का। उनकी रचना यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उनकी कविताओं में जो पीड़ा है, जो रहस्यवाद है, वो उन्हें हिंदी साहित्य में सबसे अलग खड़ा करता है। बिल्कुल। इस लिस्ट में और भी बड़े नाम हैं। झांसी से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी भारत भारती ने आजादी की लड़ाई में लोगों के दिलों में आग लगा दी थी। कहते हैं गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। हाँ, फिर प्रतापगढ़ प्रयागराज से हरिवंश राय बच्चन है, जिनकी मधुशाला आज भी महफिलों की जान है। ये सभी साहित्यकार अपने अपनी तरीके से समाज से संवाद कर रहे थे।
गुप्त जी राष्ट्र को जगा रहे थे, तो बच्चन जी जीवन के दर्शन को अपनी रुबाइयों में पिरो रहे थे। और इस शानदार लिस्ट का समापन हम उस शख्स के बिना नहीं कर सकते जो सिर्फ कवि नहीं बल्कि एक पूरी संस्था थे। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। जन्म कासगंज के पटियाली में तोताए हिंद कहे जाने वाले खुसरो को खड़ी बोली, तबला और सितार तीनों का जनक माना जाता है। इनसे जुड़ा एक सवाल तो लगभग हर परीक्षा में पक्का ही रहता है। सच में अमीर खुसरो एक जीनियस थे। वो एक साथ कवि, संगीतकार, सूफी संत और इतिहासकार थे। उन्होंने जिस खड़ी बोली की नींव रखी वही आज हमारी हिंदी और उर्दू का आधार है। वाह। उन्होंने भारतीय संगीत को फारसी संगीत के साथ मिलाकर जो नए राग और वाद्ययंत्र बनाए वो आज भी हमारी शास्त्रीय संगीत की पहचान है। उनका योगदान अतुलनीय है। तो हमारे पास विश्वविद्यालय हैं जहां विचार पनप रहे हैं और साहित्यकार हैं जो उन विचारों को पावरफुल नैरेटिव्स में बदल रहे हैं। लेकिन ये विचार और कहानियां कुछ चुनिंदा लोगों के बीच ही सिमट कर रह जाती अगर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ना होता, पत्रकारिता। सही कहा। इसने इन विचारों को आम जनता तक पहुंचाया। बिल्कुल। और यहीं से शुरू होती है जन जागरण की कहानी। प्रिंटिंग प्रेस ने विचारों को पंख लगा दिए। और यहाँ एक बहुत आम दुविधा है जिसे आज हम हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। कौन सी? भारत का पहला हिंदी अखबार और यूपी का पहला हिंदी अखबार। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला हिंदी का पहला अखबार था बनारस अखबार, 1845 में। जी, 1845 में शुरू हुआ। इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी ट्रिक है यूपी का पहला सितारा बनारस से चमका, सितारे हिंद से सितारा और बनारस शहर। लेकिन कई लोग कहते हैं कि पहला हिंदी अखबार तो उदंत मार्तंड था, और वो भी सही है। अच्छा। उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से छपना शुरू हुआ था, जो बनारस अखबार से काफी पहले है। ओह। और मजेदार बात यह है कि उदंत मार्तंड के संपादक जुगल किशोर शुक्ल कानपुर के थे। मतलब संपादक यूपी का लेकिन अखबार निकला कलकत्ता से। एकदम। इसलिए भारत का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार बनारस अखबार है। और इसे याद रखने की भी एक ट्रिक है। उदंत मार्तंड का मतलब है उगता हुआ सूरज, और सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, और उस वक्त भारत का बड़ा पूर्वी केंद्र कलकत्ता था, तो उगता सूरज कलकत्ता से निकला। ये कंफ्यूजन आज खत्म। ये छोटी छोटी बारीकियां ही परीक्षा में आपको दूसरों से आगे करती हैं। सही बात है। पत्रकारिता की बात हो और गोरखपुर की गीता प्रेस का जिक्र न हो, ये तो अधूरा होगा। यहाँ से निकलने वाली कल्याण पत्रिका आज भी लाखों घरों में पढ़ी जाती है। ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिकाओं में से एक है। बिल्कुल। और हाल ही में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है। और ट्रिक सीधी सी बात है, गोरखपुर में सबका कल्याण होता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पत्रकारिता सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं थी। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार सरदाल अखबार था। अच्छा, ये कहाँ से निकलता था? ये 1846 में आगरा से निकलता था। ये दिखाता है कि प्रदेश में एक मजबूत उर्दू पढ़ने वाली आबादी भी थी और विचारों का आदान प्रदान कई भाषाओं में हो रहा था। और एक अखबार जो 1920 में वाराणसी से शिव प्रसाद गुप्त ने शुरू किया था, आज भी अपनी एक मजबूत पहचान बनाए हुए हैं। हाँ, आज अखबार इसमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। आज अखबार का नाम ही अपने आप में एक संदेश था। ये लोगों को अपने वर्तमान से जोड़ने और भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता था। इसकी पत्रकारिता सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि एक मिशन थी। चलिए, इन सभी जानकारियों को समेटते हैं परीक्षा के नजरिए से। कुछ सबसे जरूरी बातें जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। बिल्कुल। फिर तोताए हिंद अमीर खुसरो, जिनका जन्म कासगंज में हुआ। वो खड़ी बोली, तबला और सितार के जनक थे। यूपी का पहला हिंदी अखबार बनारस अखबार 1845 में। और भारत का पहला हिंदी अखबार कलकत्ता से निकला उदंत मार्तंड 1826 में। गीता प्रेस गोरखपुर में स्थित है और इसकी प्रसिद्ध पत्रिका का नाम कल्याण है। और आखिर में मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था और उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज हमने उत्तर प्रदेश की अकादमिक और साहित्यिक विरासत की कई परतों को खोला है। ये तथ्य सिर्फ परीक्षा में अंक दिलाने के लिए नहीं है। ये हमें ये भी बताते हैं कि इस धरती ने कैसे विचारों को जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा और फिर पूरे देश में फैलाया। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार मन में आता है,
हमने उन अखबारों और पत्रिकाओं की बात की जिन्होंने एक जमाने में विचारों की क्रांति ला दी थी। सही बात है। उस दौर में एक अखबार का छपना एक घटना होती थी, एक आवाज होती थी। सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में जब हर सेकंड में हजारों सूचनाएं हम तक पहुंच रही हैं, क्या सूचना का वो महत्व, वो प्रभाव बना रह पाया है? बहुत गहरा सवाल है। क्या आज का कोई ट्वीट या ब्लॉग पोस्ट भारत भारती या आज अखबार जैसा असर पैदा कर सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।